प्रीति राठी केस 2013 का वो केस जिस पर लगभग पूरा देश रोया था। आपने भी हैवानियत की दर्जनों कहानियां सुनी होंगी, लेकिन आज मैं आपके लिए जो सच्ची घटना लेकर आया हूं उसे सुनकर आप ही सिहर जाएंगे, आपके भी आंसू आ जाएंगे। दरअसल 2013 के अंदर इस केस पर कार्यरत वकील का इस अपराध को महिला जाति के साथ हुए अब तक की सबसे बड़ी हैवानियत बताया था। और जो इस केस की सुनवाई कर रही महिला जज ने भी ऐसी टिप्पणी की थी जिसे सुनकर आप भी रो देंगे, आपके भी आंसू नहीं रुक। कहानी आपको पूरी फिल्मी लग रही होगी, लेकिन इसमें फिल्मी और बनावटीपन जैसा कुछ भी नहीं है। ये असल में एक ऐसी सच्ची घटना है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी, क्योंकि इस सच्ची घटना का जो अंजाम हुआ वो कल्पना से परे था। तो आखिर क्या कुछ होता है इस सच्ची घटना के अंदर, ये जानने से पहले आप वीडियो को लाइक करें। और अगर ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर करती है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य रखें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं युग बगड़िया और आज जो मैं आपके सामने सच्ची घटना लेकर आया हूं, दरअसल यह सच्ची घटना दिल्ली के नरेला में रहने वाली प्रीति राठी की है, जिसकी उम्र लगभग 23 वर्ष है। प्रीति राठी दिल्ली से ही नर्सिंग की पढ़ाई कर रही है और उसका सपना है कि मिलिट्री हॉस्पिटल में नर्स बनना चाहती है। इसके लिए इंडियन नेवी में नर्स की वैकेंसी निकलती है और प्रीति राठी उसमें फॉर्म अप्लाई करती है और उस एग्जाम में बैठती है और उसे सफलता भी मिलती है। इसके बाद सभी कागजी कार्रवाई पूरी होती है और प्रीति राठी को मुंबई के कोलावा में स्थित नौसेना ऑफिस में अपनी उपस्थिति दर्ज करनी थी। इसके लिए प्रीति राठी को मुंबई जाना था। अब बात दरअसल यह होती है कि प्रीति राठी आज बहुत खुश भी थी लेकिन वो नर्वस भी थी, क्योंकि प्रीति राठी कभी अपने घर से बाहर नहीं निकली। उसे थोड़ी वो डरी हुई थी, सहमी हुई थी कि मैं किस तरीके से मुंबई जाऊंगी। और लेकिन प्रीति के पिता अमर सिंह राठी और चाचा विनोद कुमार दहिया और चाची सुनीता दहिया सभी डिसीजन लेते हैं कि वो प्रीति के साथ मुंबई जाएंगे, उसे छोड़ने के लिए, उसे सेटल करने के लिए। अब आखिर वो दिन आ जाता है जिस दिन उन्हें मुंबई जाना था, 1 मई 2013। प्रीति व उसके परिवार में पिताजी, चाचा और चाची दिल्ली के निजामुद्दीन स्टेशन पर अपनी ट्रेन का इंतजार करते हैं। तय समय पर ट्रेन आती है और प्रीति और उसके पिता, चाचा और चाची ट्रेन में चढ़ जाते हैं और ट्रेन अपनी मंजिल की ओर रवाना हो जाती है। ट्रेन में काफी भीड़ भाड़ होती है इसी के चलते, लेकिन प्रीति और उसकी फैमिली, पिताजी, चाचा चाची अपनी सीट पर जाकर बैठ जाते हैं। कुछ समय बाद प्रीति नोटिस करती है कि कोई एक लड़का है जिसने चेहरे पे नकाब लगा रखा है और सर पे एक टोपी लगा रखी है। वो उसे काफी समय से घूरे जा रहा है। तो प्रीति को थोड़ा अजीब लगता है, तो वो अपने परिवार से ये बातें बताती है, अपने पिताजी से ये बात कहती है कि ये लड़का है जो इस तरीके से मुझे घूर रहा है। पिताजी, चाचा चाची भी इस बात को नोटिस करते हैं कि ये लड़का ऐसी हरकत कर रहा है, तो वो लोग काफी थोड़ा सतर्क हो जाते हैं। इसी तरीके से उनको रात हो जाती है और सभी सो जाते हैं। जल्दी समय गुजरने के बाद अगली सुबह 2 मई 2013 की सुबह हो जाती है और वो अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं, जहां प्रीति, उसके पिताजी और चाचा और चाची मुंबई के बांद्रा रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं। उसके बाद वो प्लेटफॉर्म पर चलने लगते हैं। प्रीति अपने आप को काफी थका हुआ महसूस कर रही थी। उसे लग रहा था जैसे शरीर में कोई
कमजोरी हो। इसी के चलते पिताजी, चाचा और चाची उससे काफी आगे हो जाते हैं और वो उनसे पीछे रह जाती है। तभी वो सोचती है क्यों ना मैं थोड़ा तेज चलूं और अपने पिताजी, चाचा चाची के बराबर में साथ साथ चलूं। वो तेज चलने की कोशिश कर ही रही थी कि अचानक से उसे उसके कंधे पर कोई हाथ से उसे छूता है। जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखती है तो उसे एक इंसान, नकाबपोश इंसान, वही जो ट्रेन में उसे घूर रहा था, सर पर टोपी लगाए हुए, एक अपने हाथ में एक डिब्बा लिए हुए, जो उस डिब्बे को खोलता है और अचानक से उसके मुंह पर, उस डिब्बे में न जाने क्या था, उसे उसके चेहरे मुंह पर फेंकता है। देखते ही देखते प्रीति राठी चिल्लाती है। जैसे ही प्रीति राठी चिल्लाती है, नकाबपोश इंसान वहां से दौड़ जाता है और प्रीति राठी को, जो उसके पिता, चाचा और चाची दौड़कर उसके पास आते हैं और उसे संभालते हैं तो देखते हैं कि प्रीति राठी का चेहरा जलने लगता है। वो जोर जोर से तड़पने लगती है क्योंकि उस नकाबपोश इंसान ने उस डब्बे से प्रीति राठी के चेहरे पे एसिड डाल दिया था। प्रीति चीखती है, चिल्लाती है, मदद मांगती है क्योंकि उसका चेहरा अब पूरी तरीके से झुलस चुका था। हाथ पैरों पे भी काफी छींटे पड़े थे जिसकी वजह से उसके हाथ पैर, शरीर भी जल जाता है। उसके पिता, चाचा चाची उसको तुरंत उठाते हैं और एक स्टेशन मास्टर के ऑफिस में लेकर जाते हैं। वहां पर रेलवे स्टाफ के लोग उसे भावा हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। भावा हॉस्पिटल वाले प्रीति की कंडीशन को देखते हुए उसे तुरंत गुरु नानक हॉस्पिटल में रेफर करते हैं, जहां उसे एडमिट किया जाता है। जब प्रीति के ऊपर नकाबपोश जो इंसान था और एसिड डाला उसके ऊपर, उसी समय प्रीति के पास में एक युवक खड़ा था जिसका नाम था समीर शेख। उसने, जब प्रीति पे एसिड डाला गया और उस डब्बे को उसने नीचे डाल दिया, तो समीर शेख उस डब्बे को उठाता है और देखता है कि इस डब्बे में क्या था। जब वो डब्बा उठाकर देखा तो उसके ऊपर भी कुछ छींटे गिर जाते हैं हाथ पे। तो जैसे ही छींटे गिरते हैं तो उसके भी हाथ जलने लगते हैं। समीर शेख तुरंत समझ गया था कि इसमें एसिड था। अब वो तुरंत नकाबपोश इंसान का पीछा करता है और आवाज लगाता है, सलीम और सलमान, इसको पकड़ो। समीर शेख के साथ दो युवक और थे, उसके दोस्त सलीम और सलमान। तीनों मिलकर उस नकाबपोश इंसान का पीछा करते हैं, लेकिन नकाबपोश इंसान उनको पूरी तरीके से चकमा देकर वहां से निकल जाता है। अब गुरु नानक हॉस्पिटल में प्रीति का इलाज चल रहा था, लेकिन वहां पर पूरी तरीके से सुविधाएं नहीं थी। वहां पर ब्लड यूनिट ना होने के कारण प्रीति को गुरु नानक हॉस्पिटल से मसीना हॉस्पिटल में रेफर किया जाता है। इधर यह केस पूरे देश में तूल पकड़ चुका था। प्रीति राठी के इंसाफ के लिए लोग रोडों पर निकल चुके थे। लोगों की एक ही डिमांड थी, जल्द से जल्द प्रीति राठी के अपराधी को पकड़ा जाए और उसे फांसी की सजा दी जाए, क्योंकि यह केस बहुत ही तूल पकड़ चुका था और पुलिस पर भी काफी दबाव था इस अपराधी को पकड़ने का। लेकिन पुलिस के कुछ हाथ नहीं लग रहा था। सब कुछ ऐसे का जो का त्यों चल रहा था। कोई सुराग नहीं, कोई अपराधी नहीं। इसी बीच 4 मई 2013 को प्रीति की बहन होती है तनु, उसके पास एक युवक का फोन आता है जिसका नाम होता है पवन कुमार। पवन कुमार प्रीति का दोस्त होता है, जो कि बीटेक कर रहा था। वो काफी पहले से एक दूसरे को जानते थे। पवन कुमार प्रीति की बहन तनु से पूछता है कि प्रीति के हालचाल कैसे हैं, अब वो कैसी है। जब ये चीज बातें होती है तो प्रीति की बहन अपने पिता से ये सब बातें बताती है कि
इस तरीके से प्रीति के दोस्त पवन का फोन आया था और वो ये सब पूछ रहा था। प्रीति का पिता भी ये सभी बातें पुलिस को बताता है। 9 मई 2013 को पुलिस के द्वारा पवन कुमार को गिरफ्तार किया जाता है। उससे पूछताछ की जाती है लेकिन कोई सबूत नहीं मिलते। इधर प्रीति की हालत खराब और ज्यादा बिगड़ने लगती है उसकी हालत। तो जो मसीना हॉस्पिटल है वहां से उसे रेफर किया जाता है बॉम्बे हॉस्पिटल में, जहां पर देश के टॉप डॉक्टरों की एक टीम बनाई जाती है और उसी टीम को प्रीति के इलाज का जिम्मा दिया जाता है। लेकिन प्रीति के हालात में यहाँ भी कोई सुधार नहीं था। हालात धीरे धीरे इतने बिगड़ जाते हैं कि प्रीति वेंटिलेटर सपोर्ट पर चली जाती है। फिर भी डॉक्टर हार नहीं मानते, वो अपनी पूरी कोशिश करते हैं प्रीति को बचाने की, ठीक करने की, और उसका इलाज चलता रहता है। अब इस घटना को लगभग 2 महीने बीत चुके थे और अब भी हालात से प्रीति लड़ रही थी। लेकिन अंततः 1 जून 2013 को प्रीति की धड़कन रुकने की वजह से प्रीति इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। अब प्रीति का पोस्टमार्टम किया जाता है और उसके शव को उसके घर वालों को सौंप दिया जाता है। प्रीति के घर वाले और देशवासी उसके शव को जलाने से इनकार करते हैं और सरकार से सीबीआई की मांग करते हैं। सीबीआई जांच की मांग करते हैं कि इस केस में पूरी तरीके से जांच हो और इसके दोषी को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उसे सजा दिलाई जाए। सरकार जनता की और इसके परिवार वालों की सीबीआई मांग को मंजूरी देती है। उसके बाद प्रीति के शव को जलाया जाता है। जिस पवन कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार किया था उसके खिलाफ अब तक कोई भी सबूत नहीं मिलते हैं और केस जहां था वही का वही अभी अटका हुआ था। इसी बीच प्रीति के जो पिता अमर सिंह राठी होते हैं वो अपने स्तर पर पता लगाते हैं कि वारदात के दिन पवन कुमार कहाँ था। तो उन्हें पता लगता है कि जो पवन कुमार है वारदात के दिन 2 मई 2013 को मुंबई में था ही नहीं, बल्कि वो रोहतक में था। पुलिस के लिए यह भी नाकामी की बात थी कि पुलिस ने अब तक यह भी पता नहीं किया था कि वारदात के दिन पवन कुमार था कहाँ। इसी के चलते जो प्रीति के पिता कोर्ट में एक रीट पिटीशन करते हैं और सीआईडी मुंबई की जांच की मांग करते हैं। कोर्ट उनकी ये मांग को मान लेता है और मामले की जांच सीआईडी मुंबई को दे दी जाती है। सीआईडी मुंबई को जैसे ही ये केस हाथ में आता है सबसे पहले सीआईडी प्रीति के घर पहुंचती है और अपनी छानबीन स्टार्ट कर देती है। इसके बाद आसपास के सभी लोगों से पूछताछ की जाती है। प्रीति के जो भी रिश्तेदार होते हैं उन सभी से बातचीत की जाती है। जब पूछताछ की जाती है तो कोई रिश्तेदार में कोई एक इंसान बताता है कि एक लड़का है अंकुर पवार नाम का जो प्रीति से एक तरफा प्यार किया करता था। उसने प्रीति को प्रपोज भी किया था और वो उससे कहता था कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ, शादी करने का भी उसने उस पर दबाव बनाया था। लेकिन प्रीति ने उसे साफ तरीके से पूरी तरीके से इनकार कर दिया था। तब अंकुर पवार ने उसे धमकी भी दी थी कि तू इसका अंजाम भुगतेगी। जैसे ही ये बातें सीआईडी को पता लगती है तो सीआईडी तुरंत अंकुर का पता लगाती है। अंकुर को मुंबई लाया जाता है और उससे पूछताछ की जाती है। तो अंकुर सीआईडी को गुमराह करने के लिए इधर उधर की बातें करता है, लेकिन उससे बार बार गलती ये हो रही थी कि वो बार बार अपने बयान बदल रहा था। जब सीआईडी अपने तरीके से उससे पूछताछ करती है तो वो ज्यादा देर टिक नहीं पाता और अपना जुर्म कबूल कर लेता है।
वो कबूल करता है कि हाँ, मैं उससे प्यार करता था, बहुत प्यार करता था, लेकिन उसने मेरे प्यार को ठुकरा दिया। मैं उससे शादी करना चाहता था और उसने मुझे ठुकरा दिया। इसके अलावा उसका नर्सिंग में नंबर भी आ गया था और मैं एक बेरोजगार था। इससे मुझे उससे और भी ज़्यादा जलन होने लगी थी। तभी मैंने ठान लिया था कि मैं उसके साथ ऐसा करूँगा और 2 मई 2013 को इस वारदात को मैंने ही अंजाम दिया था। जब अंकुर पवार सब अपना जुर्म कबूल कर लेता है तो उसे कोर्ट में पेश किया जाता है और उसके लिए सबूत इकट्ठे किए जाते हैं। सबूत इकट्ठे किए जाते हैं, उनमें सबूत में मिलता है कि वो जिस दुकान से उसने एसिड खरीदा है, वह कहता है कि मेरे ये जो एसिड है मैं बैटरियों में डालना है मुझे। और उसकी लोकेशन निकाली जाती है वारदात के दिन की, 2 मई 2013 की। जब उसकी लोकेशन का पता किया जाता है तो वो मुंबई के बाड्रा रेलवे स्टेशन पर ही था। और जो 3 बंदे अगर आपको याद हों, जिन 3 बंदों ने समीर, सलमान और सलीम, जिन्होंने नकाबपोश इंसान का पीछा किया था, उन तीनों से भी इसकी पुष्टि करवाई जाती है कि क्या ये वही इंसान है। तो ये तीनों बताते हैं कि हाँ, ये वही इंसान है। मुंबई सेशन कोर्ट जहां पर इस केस की सुनवाई की जा रही थी, वहां अंकुर पवार को सबूतों के साथ पेश किया जाता है और अदालत उसे सजा सजाए मौत की सजा सुनाती है और 5,000 रुपए का जुर्माना दिया जाता है। इस मामले की पैरवी करने वाला वकील कहता है कि किसी भी महिला के खिलाफ की गई अब तक की सबसे बड़ी हैवानियत इस इंसान ने की है। और जो इस मामले की सुनवाई कर रही थी महिला जज, उसका कहना था कि जिस समय प्रीति राठी पर एसिड का अटैक हुआ, उस समय अगर वो अपना चेहरा देख लेती तो वो उसी समय मर जाती। अंकुर इतना बड़ा शैतान था कि इस बात से इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब उसे जज साहिबा उसे सजा सुना रही थी, तब भी उसके चेहरे पे एक हैवानियत भरी स्माइल थी। अंकुर पवार बॉम्बे हाई कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ अपील डालता है और इस मामले की लंबी सुनवाई के बाद 2019 के अंदर, जून 2019 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल देती है। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य रखें और वीडियो को लाइक कर शेयर जरूर करें। जाने से पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इसी तरीके से आगे आपके लिए वीडियो लाता रहूं। धन्यवाद।